नमस्कार, तरुणम एप्लीकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को। तो जो भी स्टूडेंट्स आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आर्मी जीडी के एग्जाम में जो पेपर है ओरिजिनल पेपर वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। तो आपको पता कैसे चले कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि हमने उन स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है, उनके साथ डिस्कशन किया है जिन्होंने आर्मी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, और उनके साथ डिस्कशन करके बहुत ही मेहनत से हमने ये ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करवाने की यहाँ पे आपको कोशिश की है। इसलिए आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और साथ साथ सॉल्व करेंगे आप लोग, और कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि आपको पहले से कितने क्वेश्चंस आते थे। तो शुरू करते हैं। तो इस पेपर के फर्स्ट पार्ट में आया था जीके। जीके के अंदर 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन हमें मिले थे इस एग्जाम में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब कौन से राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिले थे कर्नाटक, केरल, असम और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केरल। रबड़ उत्पादन में केरल राज्य सबसे अग्रणी है। सेकंड क्वेश्चन है भारत खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमें पता है नागपुर में भारत खान ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है, तो ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए ये बात ध्यान में रखने वाली है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2019 का है। कितने का है? 2019। तब तक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में धारा 370 को हटा लेने के बाद में और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य होने का जो दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विद्यमान है। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में है हिटलर कहाँ का शासक था। तो हिटलर जो प्रमुख तानाशाह रहा है किसी टाइम में, वो कहाँ का शासक था? जर्मनी का। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, रूस की मुद्रा क्या है। रूस जो देश है उसकी मुद्रा के बारे में पूछा है, तो रूबेल यानी कि ऑप्शन डी, रूबेल रूस की मुद्रा है। सातवां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी लक्ष्मीबाई, वो झांसी की शासिका थी। देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर की तरफ से युद्ध लड़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में झांसी ग्वालियर दोनों ऑप्शन में है, तो हमें यहाँ पर झांसी करना है, क्योंकि मुख्य रूप से जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी की शासिका थी। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, अजीत डोभाल का संबंध किससे है। तो अजीत डोभाल का संबंध आईबी से है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है। तो एडविन लुटियंस, यानी कि ऑप्शन बी, एडविन लुटियंस राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म का बताना है हमें, तो मदर इंडिया। मदर इंडिया यानी ऑप्शन ए ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म थी। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, थल सेना की सबसे छोटी रैंक होती है। क्योंकि आप आर्मी की तैयारी कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। जो लेफ्टिनेंट है वो थल सेना की सबसे छोटी रैंक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ पे है फीफा का मुख्यालय। ज्यूरिख में। ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, भारत रत्न किस रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। तो भारत रत्न जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ
सम्मान है वो सफेद रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। तो देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ये हमने देख लिया है। तो अब ये 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे जीके के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है इस एग्जाम पेपर का, यानी कि साइंस। तो साइंस का पहला और इस पेपर का 16वां क्वेश्चन हमारे सामने है। तो 16वें क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। अगर एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो हो तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। देखिए पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन दिया हुआ है 60 किलो और चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए पृथ्वी पर जो वजन होता है उस वजन का 1/6 गुना चंद्रमा पर वजन होगा, यानी कि जो भी वजन पृथ्वी पर है उस वजन को 6 से भाग दे देने पर हमें जो वजन प्राप्त होगा वह वजन चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन होगा। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 60 किलो, 60 किलो में हम भाग देंगे 6 का, तो हमें कितना मिलेगा 10, यानी कि 10 किलो वजन होगा उस व्यक्ति का चंद्रमा के ऊपर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 10 किलो। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग हमें बताना है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग पता होना चाहिए पहले आपको कि क्या होता है। तो वह न्यूनतम वेग जिस न्यूनतम वेग से उस वस्तु को फेंकें और वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके पृथ्वी से बाहर निकल जाए और वापस पृथ्वी पर नहीं आए, वो न्यूनतम वेग पलायन वेग कहलाता है। यानी कि अगर कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उस आदमी को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दीजिए, वो वापस पृथ्वी पर नहीं आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो हंसाने वाली गैस है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। किस विटामिन की कमी के कारण अल्सर एवं मुंह में छाले होते हैं। तो देखिए इसका होगा B6। B6 जो विटामिन है इसकी कमी हो जाने से अल्सर और मुंह में छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। आवर्त सारणी की खोज करता है। आवर्त सारणी की खोज किसने की, हम सबको पता है मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। रक्त का थक्का बनने का कारण है। शरीर में जब कभी चोट लग जाती है तो जो रक्त का थक्का बनता है वो रक्त का थक्का किसके, दूध का रंग सफेद है। क्यों दूध का रंग सफेद क्यों होता है। दूध में उपस्थित होता है केसिन। दूध में क्या उपस्थित होता है, केसिन। केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू का वायरस है। बर्ड फ्लू का वायरस है तो H5N1 ब्लड फ्लू का वायरस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी, फ्लेमिंग ने। देखिए फ्लेमिंग और जेनर में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जेनर है यानी एडवर्ड जेनर, उसने चेचक के टीके की खोज की थी और पेनिसिलिन की खोज की है फ्लेमिंग ने। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है। पेयर्स कितने होते हैं टांगों की कीटों में, पूछ रहा है हमको। इसका आंसर है 3 जोड़ी यानी 3 पेयर्स टांगे होती है कीटों में। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है हमें। तो CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, यानी ए ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन। 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मान पूछ रहा है हमको। देखो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मान होता है 273। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मान होता है 273 केल्विन। अब हमें पूछा है इसने 100 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि 100 ज्यादा हो जाएगा, 100 ज्यादा हो जाएगा यानी 373। तो 373 केल्विन मान होता है 100 डिग्री सेल्सियस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है कॉपर की परमाणु संख्या है। कॉपर की परमाणु संख्या हमको पूछ रहा है। कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29 यानी बी ऑप्शन सही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या आपको आगे वाले एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। तो हमें कम से कम 30 तक के जो तत्व हैं उनकी परमाणु संख्याएं, परमाणु भार आदि याद होने चाहिए। तो अगर वो आपको नहीं याद है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको बता दें, मैं उनके लिए आपको ट्रिक बता दूंगी जिस ट्रिक से आप परमाणु संख्याएं याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है 29।
कांच काटने में किसकी ब्लेडों का प्रयोग होता है? तो कांच काटने में हीरे की ब्लेड का प्रयोग होता है। किसकी ब्लेड का प्रयोग होता है? हीरे की। क्यों? क्योंकि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, इसलिए हीरे का प्रयोग कांच काटने में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप और याद रखें कि हीरा जो है वो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी का नाम बताइए। तो उड़ने वाला जो स्तनधारी है वो इनमें से है चमगादड़। तो चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। ये देखिए साइंस के 15 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए थे जो कि हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आसान भी थे। अब हम देखेंगे इस पेपर में मैथ्स का पार्ट। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन और इस पेपर का 31वां क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, रूट 1.21 का मान ज्ञात करना है हमें। रूट 1.21 का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 और 2 संख्या बाद में यहाँ पॉइंट है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें इधर से एक संख्या के बाद में पॉइंट होगा, लेकिन सभी संख्याओं में एक एक संख्या बाद में ही पॉइंट है, तो हम यहाँ से कोई आइडिया नहीं लगा सकते। अब हम देखते हैं कि जो 121 है, एक बार पॉइंट को भूल जाइए, ये जो 121 है वो किसका वर्ग होता है? हमें पता है ये जो 121 है वो वर्ग होता है 11 का, यानी कि 121 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 गुणा 11। अब हमें पता है यहाँ 1 और 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, और यहाँ पे भी 1 के बाद में पॉइंट और 1 के बाद में पॉइंट लगा लीजिए। देखिए यहाँ 1.1 और 1.1 के जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई 2 सेम संख्याएं हो और उनके पेयर बनते हों और ऊपर क्या हो? रूट हो, तो वो रूट हट जाता है और उस संख्या को एक बार लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर 1.1 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि रूट 1.21 का मान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन। एक एथलीट 25 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता है, तो उसकी चाल क्या है? चाल पूछ रहा है हमें। ये दे क्या रखा है? 25 सेकंड यानी समय दे रखा है, 400 मीटर यानी कि दूरी दे रखी है, और चाल पूछ रहा है। हमें पता है चाल का सूत्र क्या होता है? चाल होता है दूरी बटे समय। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास यहाँ पे 400, समय है हमारे पास यहाँ 25 को यहाँ 400 से हम काट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। अब ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 33। देखिए, इसमें दिया है हमें कि एक 25 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन उपयोग किया जाए तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत होगी। ऊर्जा की खपत हमें ज्ञात करनी है, और हमें दिया क्या है? बिजली के बल्ब को दिया है कि जो 25 वाट का बल्ब है उसका उपयोग हो रहा है प्रतिदिन 10 घंटे। हमें पता है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। ऊर्जा की जो खपत है वो यूनिट में ज्ञात की जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? 25 वाट है। हमारे पास यहाँ पर क्या है? 25 वाट है। प्रतिदिन वो चल कितनी देर रहा है? 10 घंटे, तो यानी कि 10 आवर्स। तो 25 को 10 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 250 वाट आवर्स। अब हमें निकालना है किलोवाट आवर में, तो हम क्या करते हैं? किलोवाट आवर में निकालने के लिए 1000 का क्या दे देते हैं? इसमें भाग देते हैं, तो हमारे पास में आ जाता है 0.250, यानी कि इसके आगे 0 लगा देते हैं। अब यानी कि 0.25 किलोवाट आवर, ये हमारे पास जो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत है वो आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34। कविता की आयु सरिता की आयु से दुगनी है। कविता की आयु सरिता की आयु से दुगनी है। 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो कविता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे सवालों में हमेशा जिसपे आयु डिपेंड कर रही हो लास्ट में, उसकी आयु को हम x मान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? कविता की आयु सरिता की आयु से दुगनी है, मतलब डिपेंड किस पे करती है? सरिता की आयु पे। तो माना सरिता की आयु, माना सरिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? x। हमने क्या मान ली? x मान ली। तो कविता की आयु क्या हो जाएगी? कविता की वर्तमान आयु दुगनी है तो हो जाएगी 2x। दुगनी है तो हो जाएगी 2x। अब ये क्या कह रहा है कि 18 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो पहले हमें 18 वर्ष बाद की इनकी आयु ज्ञात करनी है। तो ये सरिता की 18 वर्ष बाद आयु,
सरिता की 18 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी? पहले x थी, 18 वर्ष बाद कितनी हो गई? x प्लस 18। इसी प्रकार कविता की 18 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई? पहले थी 2x और अब उसमें 18 और हम ऐड कर देंगे क्योंकि हम 18 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो 18 वर्ष बाद सरिता की आयु हमारे पास है x प्लस 18, कविता की आयु हमारे पास 18 वर्ष बाद है 2x प्लस 18। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे 3:2 हमें इनका अनुपात दिया गया है, तो हम ज्ञात करते हैं कविता और सरिता की आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पे पहले कविता का अनुपात ऊपर, तो कविता का अनुपात है 2x प्लस 18, 2x प्लस 18। फिर है सरिता का अनुपात तो x प्लस 18। अब इन्होंने हमें दिया है कविता का अनुपात 3 और सरिता का अनुपात 2। अब देखिए इनको हम वज्र गुणा कर देते हैं, अर्थात इधर जो नीचे है उसको इधर ऊपर गुणा, यहाँ जो नीचे है उसको वहां ऊपर गुणा। तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा 4x, 18 दूनी 36 बराबर x इधर गुणा हो जाएगा 3x और 18 तिया 54। ठीक है, अब देखिए ये 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x, यहाँ पे है आपके पास 54, ये 36 इधर माइनस का आ जाएगा, तो x का मान हमारे पास यहाँ आ जाएगा 18। x का मान हमारे पास 18 आ गया है। x हमने क्या मानी है? देखिए x हमने मानी है सरिता की आयु, मतलब ये किसकी आयु आई है? ये आई है सरिता की आयु। और हमें पूछा क्या है? कविता की वर्तमान आयु बतानी है हमें, तो कविता की आयु कितनी है? 2x है, तो x की जगह हम मान रखेंगे 18, तो ये 18 दूनी कितना आ जाएगा? 36 वर्ष। 36 वर्ष आयु है कविता की। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 35। एक साइकिल को 1500 रुपए में खरीदा एवं 1800 में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए हमें साइकिल का क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हमें लाभ ज्ञात करना होगा, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। देखिए क्रय मूल्य हमें दिया है कितना? 1500 रुपए। विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना? 1800 रुपए। लाभ कैसे निकालेंगे? हमें पता है लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, यानी कि 1800 माइनस 1500 कितने बचेंगे हमारे पास? 300 रुपए। यानी लाभ हमारा आ गया है 300 रुपए। हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य। ये बात याद रखने वाली है, लाभ या प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लाभ आएगा, हमेशा किस पे निकाले जाएंगे? क्रय मूल्य पे निकाले जाएंगे। प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में 100। तो सूत्र याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको इस तरह बना लेंगे। देखिए अब लाभ हमें यहाँ 300 प्राप्त हुआ है, क्रय मूल्य हमारे पास है कितना? 1500 रुपए गुणा में 100। देखिए 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 5 1 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 20%। 20% हमें यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग आयत के परिमाप के बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे जैसे ये बोलता जाए वो काम हम करते जाएंगे। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर है, ये बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है, तो लिख लीजिए इसको। वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के, तो बराबर आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर, तो बराबर में 24 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास यहाँ पर आयत की लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई की आवश्यकता होगी, तो पहले हम आयत की चौड़ाई निकालते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे आयत का परिमाप दिया हुआ है, इसके सूत्र का उपयोग करके हम पहले चौड़ाई निकाल लेंगे। तो आयत का परिमाप, इसका सूत्र लगाएंगे पहले। आयत का परिमाप बराबर है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। 2 का 2, लंबाई का मान हमें दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस चौड़ाई का हम यहाँ पे चौड़ाई ही रखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आगे है 24 सेंटीमीटर। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में है, यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो 24/2।
कितना आ गया यहाँ पे 12। अब यहाँ चौड़ाई ये 8 यहाँ पर प्लस में है, इधर जाके माइनस में, तो 12 माइनस 8 यानी कि चौड़ाई हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारे पास यहाँ पर आ गई है 4 सेंटीमीटर, लंबाई हमारे को यहाँ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें दे रखी है 8, चौड़ाई हमें दे रखी है 4, तो 8 चौके 32। 32 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है 37। तो 8 पंखे एवं 14 मेजों का मूल्य 36,520 रुपए हो तो 12 पंखे तथा 21 मेजों का मूल्य क्या होगा। देखिए 8 पंखे और 14 मेजों का मूल्य हमें दे रखा है और 12 पंखे और 21 मेजों का मूल्य हमको बताना है, हमसे पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन का हल। देखिए 8 पंखे हैं, यहाँ पे हम एक पंखे का मूल्य मान लेते हैं x। तो एक पंखे का मूल्य क्या मान लिया हमने, यहाँ पर मान लिया x रुपए, ठीक है। इसी प्रकार हमने एक मेज का मूल्य मान लिया y, एक मेज का मूल्य मान लिया हमने यहाँ पर y रुपए, ठीक है। हमारे पास पंखे हैं यहाँ पर 8, तो 8 पंखों का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 पंखों का मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा x यानी कि 8x रुपए। इसी प्रकार यहाँ हमारे पास मेज कितनी है, 14 मेज है, तो 14 मेजों का मूल्य, 14 मेजों का मूल्य तो 14 गुणा y यानी कि 14 y रुपए हमारे पास यहाँ 14 मेजों का मूल्य हो गया। अब देखिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इनका 8 पंखों का और 14 मेजों का मूल्य 36,520 रुपए है। तो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि 8x प्लस 14y बराबर मूल्य कितना है 36,520 रुपए। 36,520 रुपए इसका मूल्य है। ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है। देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पे अचर है x, एक अचर है y। हमें यहाँ पर कोई भी दो चीजें प्रोवाइड नहीं करवाई गई है कि जिनसे हम दो इक्वेशन बना के इनको सोल्व कर लें, इसलिए यहाँ हमें कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए इस समीकरण को 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं हम इस समीकरण को। 2 का भाग देने पर देखिए हमारे पास यहाँ क्या आता है, 8 का आधा 4x, 14 का आधा 7y, यहाँ पर देखिए 18,260 रुपए। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर हम इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर संख्या आ जाएगी 12 पंखे और 21 मेजों के मूल्य की। देखिए तो इस समीकरण को हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 12x प्लस 21y, और इसको 3 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 54,780। देखिए ये मूल्य हो गया 12 पंखों का, ये मूल्य हो गया 21 मेजों का। टोटल मूल्य हमारे पास कितना आ गया 54,780 रुपए, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें हमें हल करना है 0.224 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। इस संख्या को देखिए 100 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये संख्या आएगी 100 से गुणा करने पर। अब 1, 2 और 3 संख्याओं के बाद में यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो 1, 2 और 3 संख्या के बाद में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 22.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 8,281 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल पूछा है हमें इस संख्या का, अभी ज्ञात करते हैं। संख्या है 8,281।
हमें पता है वर्गमूल में हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं, तो इस तरह हम दो दो के पेयर बना लेंगे। अब देखिए फर्स्ट पेयर में हमारे पास यहाँ क्या है 82। हम सोचते हैं एक संख्या की उसी संख्या को वापस उसी से गुणा करने पर या तो 82 आए या 82 से कम आए। तो हम ये संख्या सोचते हैं 9 को 9 से गुणा करने पर क्या आते हैं, 9 में 81, 82 तो नहीं आया तो उससे कम जरूर आ गया है। अब देखिए यहाँ जो संख्या है उसको जोड़ेंगे और यहाँ पे हमने क्या लिया है 9 लिया है, ठीक है। तो 9 और 9 कितने हो गए, यहाँ पे 18 और 82 में से 81 गया, हमारे पास क्या बचता है 1। नेक्स्ट पेयर हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या आ गया हमारे पास 181। वापस वही प्रोसेस कि यहाँ पे हम क्या लगाएं कि 181 आ जाए, तो हम लगाएंगे यहाँ पर 1। तो 181 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 181। हमने संख्या क्या ली यहाँ पर 1 ली, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 91 वर्गमूल होगा 8281 का। 91 हमें मिला है ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि a अनुपात b बराबर 4:5 है तथा b अनुपात c बराबर 5:8 है तो a अनुपात b का मान होगा। वैसे तो हमें a अनुपात b का मान दिया हुआ ही है कि a अनुपात b का मान कितना है 4:5 ही है। ये क्वेश्चन शायद मिस्टेक कर रखी है आर्मी के एग्जाम में, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पूछना ऐसे चाह रहा होगा कि a अनुपात c याद कीजिए। ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। a b का मान दे दिया जाता है, b और c का मान देते हैं, फिर पूछते हैं a अनुपात c का मान क्या होगा। अब बच्चे माइंड में यही सेट रखते हैं कि a अनुपात c का मान हमें यहाँ से याद करना है, वो आगे देखते ही नहीं है कि हमें पूछा क्या है। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, a अनुपात b का मान ही पूछ लिया है जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था। तो इसका सही आंसर तो होना चाहिए 4:5, यानी कि आंसर नंबर डी। लेकिन अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे हम a अनुपात b और नीचे b अनुपात c, b के नीचे b आना चाहिए, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं हम। तो देखिए यहाँ a अनुपात b अनुपात c का मान हम आगे रखते हैं तो क्या होगा यहाँ 4:5, a अनुपात b का मान, इसी प्रकार b अनुपात c का मान हमारे पास होगा 5:8। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 4 5 20, इसको हम काट लेंगे 5 चौके 20, 5 5 25 और 5 8 40। तो अगर हमें a और c का अनुपात पूछे तो a अनुपात c का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4:8 हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमारे को एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सही आंसर अभी के लिए होगा आंसर नंबर डी, यानी 4:5, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा था हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किसी परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 260 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या होगी। टोटल छात्र कितने सम्मिलित हुए थे परीक्षा में वो हमको बताना है। छात्र उत्तीर्ण हुए हैं 90%, मतलब अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं देखते हैं हम। तो 90 उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हुए हैं 10%, और उनकी संख्या हमें दे रखी है कितनी 260। अब हम मान लेते हैं, माना टोटल छात्र यानी कुल छात्र कितने हैं x, माना कुल छात्र x, तो x का 10% हमें दिया हुआ है कितना 260। 10% क्या है यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्र है, तो टोटल छात्र में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत निकालते हैं तो 260 हमें दिया हुआ है। x का मतलब गुणा 10 का 10% का मतलब हमेशा बटे में 100 होता है, बराबर 260, यहाँ एक जीरो कट जाएगी और ये यहाँ जाके 2600। तो x का मान क्या आ गया 2600। x क्या है कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितने होंगे 2600 छात्र। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा 2600 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 4 वर्ष के बाद 6% साधारण ब्याज की दर से मूलधन और ब्याज का अंतर 228 रुपए है, तो बताओ राशि क्या है। ये हमें मूलधन पूछ रहा है और दे क्या रखा है, समय दे रखा है 4 वर्ष, दर दे रखी है 6%, और एक हमें इसने इंपॉर्टेंट हिंट दिया है कि मूलधन और ब्याज का अंतर 228 रुपए है। देखिए हल करते हैं इसको। तो माना मूलधन को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब इसने हमें दिया क्या है, मूलधन और ब्याज का अंतर दिया है, तो मूलधन माइनस ब्याज कितना दिया है इसमें हमें 228 रुपए।
अब यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं, तो ब्याज यहाँ से हमें मिल जाएगा मूलधन माइनस 228, मूलधन को हमने मान रखा है x और आगे 228, तो x माइनस 228 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये ब्याज आ गया है हमारे पास। अब ब्याज का सूत्र हमें पता है क्या होता है, ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज की जगह हम ये लिख देंगे जो अभी हमने निकाला है, x माइनस 228 इजिकल टू मूलधन हमने क्या माना है x गुणा दर हमने क्या मानी है 6, समय हमें यहाँ दिया हुआ है 4 बटे में 100। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ रहने दीजिए, x माइनस 228 ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 x बटे में 100। अब देखिए जो x की वैल्यूज है उनको एक साथ लिख लेंगे और जो बाकी मैथमेटिकल पोर्शन है उसको एक साइड कर देंगे। तो ये यहाँ x था, ये 24x बटे 100 यहाँ आकर किसमें आ जाएगा, माइनस में, और 228 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे। देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 100 यहाँ 100x माइनस 24x इजिकल टू 228, ये हमारे पास आ गया 76x, ये 100 इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, तो हमारे पास वो मूलधन आ गया है 300 रुपए। 300 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यदि 4x डिग्री बराबर है 5y डिग्री तो x डिग्री का मान ज्ञात करो। यहाँ हमें ये दिया हुआ है ये डायग्राम, इस डायग्राम में हमें x डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए ये देखते ही हमें पता चल रहा है ये क्या है, रेखिक कोण युग्म है। तो रेखिक कोण युग्म में जो कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। ये हमें यहाँ से समीकरण मिलती है, ये समीकरण है रेखिक युग्म कोण की समीकरण, जिसमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए अब हमें यहाँ पे एक समीकरण और दी हुई थी, इस समीकरण से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण से हम y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये y भाग में आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4x डिग्री अपॉन 5। ये मान आ गया y का, ये मान इस समीकरण में हम रखते हैं तो x डिग्री प्लस y की जगह मान रखते हैं 4x डिग्री अपॉन 5 इजिकल टू 180 डिग्री। इसका देखो एलसीएम लेते हैं, 5x डिग्री प्लस 4x डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए अब ये 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x, यहाँ 180 डिग्री था, ये 5 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये 9 इधर गुणा में है, यहाँ आके किस में आ जाएगा, भाग में, किस में आ जाएगा, भाग में। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 20 बचे, यहाँ पे 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 डिग्री। x का मान हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है जिसमें x का मान है 100 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में y का मान भी पूछ सकता था तो हम y का मान निकाल लेते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 50 व 70 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या है, 50 और 70 दो संख्याएं दी हुई है और इनके बीच की पूर्ण वर्ग संख्या हमको ज्ञात करनी है। देखिए पहले 50 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 49। किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है ये, 7 की। तो हम देखते हैं यहाँ पर 7, 8 और 9 देख लेते हैं, इनकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हम ज्ञात करते हैं। 7 की है 49, 8 की 64 और 9 की 81। अब देखिए 7 वाली तो है 49 जो कि 50 से कम हो जाती है, और 9 वाली है 81 जो कि 70 से ज्यादा हो जाती है। हमें चाहिए 50 और 70 के मध्य की पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमारा आंसर क्या होगा, 64। 64 पूर्ण वर्ग संख्या हमारा आंसर होगा जो कि 50 और 70 के मध्य आती है, और यह किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 8 की। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 64 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भरते हैं। हमारे पास दो नल है, पहला एक टैंक को भरता है 10 घंटे में, दूसरा उसी टैंक को भरता है 15 घंटे में। तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब उन दोनों नल को एक साथ खोल दिया है तो हमें पूछ रहा है कि उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जब भी ऐसा सवाल हमें मिले तो हम पहले 1 घंटे के लिए ज्ञात करते हैं कि 1 घंटे में वह कितने टैंक को भर पाएगा। तो निकालते हैं हम यहाँ पे पहले टैंक के लिए, पहला टैंक 1 घंटे में भर पाएगा, 1 घंटे में भर पाएगा। तो देखिए
वह 10 घंटे में भर पाता था उसको टैंक को, तो 1 घंटे में भर पाएगा 1/10 भाग। 1/10 भाग वह भर पाएगा 1 घंटे में। इसी प्रकार दूसरा टैंक 1 घंटे में भर पाएगा, 1 घंटे में भर पाएगा। वह टैंक को भरता था 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/15 भाग उस टैंक का वो 1 घंटे में भर देगा। अब हम ज्ञात करते हैं दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में भरेंगे, 1 घंटे में भरेंगे। देखते हैं कितना, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, 1/10 प्लस 1/15 भाग, इनको जोड़ देते हैं हम, तो लघुत्तम हमारे पास यहाँ आ गया 30, 3 + 2 यानी कि 5/30 भाग, यानी कि 1/6 भाग। 1/6 भाग को दोनों मिलकर 1 घंटे में भरते हैं। ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, यानी कि पूरे टैंक को भरने में अब कितना समय लगेगा? 6 घंटे। पूरे टैंक को भरने में समय कितना लेगा? वो 6 घंटे, क्योंकि हमने पहले क्या निकाला था? दोनों मिलकर 1 घंटे में भरेंगे 1/6 भाग, तो वह 6 घंटे में पूरे टैंक को दोनों मिलकर भर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं मैथ्स के। सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, साथ साथ में आपने भी सोल्व कर लिए हैं। तो मैथ्स का पार्ट पूरा सोल्व करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है रीजनिंग। आर्मी जीडी के एग्जाम में अब रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया गया है। इस 2019 के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारे पास है 625, फिर 125 और 25 और 5। नेक्स्ट यहाँ पर जो संख्या आने वाली है वो हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इन संख्याओं के मध्य एक संबंध यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा। उसी संबंध को ध्यान में रखते हुए हमें जो संख्या पूछी गई है वो संख्या ज्ञात करनी है। इन संख्या को देखते ही हमें पता चल रहा है कि 625 में 5 का हम भाग देते हैं तो 125 आता है, 125 में 5 का भाग देते हैं तो 25 आता है, फिर 25 में 5 का भाग देते हैं तो 5 आता है, और अब 5 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारी संख्या होगी 1, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो वो संबंध हम फाइंड करेंगे। कोई भी संबंध हो सकता है, किसी में कुछ जोड़ा जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है, तो वो संबंध हम फाइंड करेंगे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। ये रक्त संबंधी का क्वेश्चन है। देखिए, मेरे पिता की बहन के पिता की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा? मेरे पिता की बहन के पिता की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा? देखिए पहले हम खुद को इमेजिन कर लेते हैं। मानिए ये कौन है? मैं हूं, ये मैं हूं। मेरे पिता की बहन, ये हो गई मानो मेरे पिता की बहन। मेरे पिता की बहन के पिता, मेरे पिता की बहन के पिता। अब ये मेरे पिता के भी पिता होंगे, क्योंकि मेरे पिता की बहन के भी पिता है, यानी कि ये मेरे क्या हुए? मेरे ये हो गए दादा, मेरे ये हो गए दादा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पिता की पुत्री का, ये जो पिता है उसकी पुत्री की पुत्री। अब ये मेरे क्या लग रहे थे? मेरे दादा लग रहे थे, यानी कि मेरे दादा की पुत्री कौन हुई? मेरे दादा की पुत्री मेरी क्या लगी? मेरी बुआ लगी। मेरे दादा की पुत्री मेरी बुआ लगी, और मेरी बुआ की बेटी, मेरे बुआ की पुत्री मेरी क्या लगी? मेरी बहन लगी। बुआ की पुत्री क्या होती है? बहन होती है। तो बुआ की पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता होगा? वो मेरी बहन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा, वो मेरी क्या लगेगी? बहन लगेगी। ठीक है, इस प्रकार हम रक्त संबंध की क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इनको आप ऐसे डायग्राम बनाकर सोल्व कर लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अशोक के स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है? दिशा ज्ञात करनी है, मतलब दिशा का क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर पहले दिशाएं बना लेनी है। यहाँ ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की साइड दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। ये हमें ध्यान होना चाहिए कोई भी दिशा का सवाल सोल्व करते टाइम। ठीक है, अब हम लेते हैं अशोक को। ये मानते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है? अशोक है।
ये हमारे पास अशोक है, ये अशोक का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ चलता है, तो 8 किलोमीटर वो चला। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर, अब वो किस साइड मुड़ा है, पश्चिम की ओर, और कितना चला है, 3 किलोमीटर। पश्चिम की ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर चला है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर की ओर मुड़ा, अब वो किस ओर मुड़ा, उत्तर की ओर, यानी वापस ऊपर की ओर वो मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है। तो उत्तर की ओर मुड़कर कितना चला है, वो 5 किलोमीटर चला है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा कहाँ है, इस साइड, तो पूर्व दिशा की ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर चला है। तो अशोक के स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। अब देखिए 3 किलोमीटर चलकर अशोक कहाँ पे आ गया, इस स्थान पे आ गया। ये कौन सा बिंदु है, उसका अंतिम बिंदु है, किसका, अशोक का। मतलब अशोक लास्ट में इस पोजीशन में है। अब ये पूछ रहा है हमें कि इस पोजीशन से जो प्रारंभिक स्थान है, यानी ये वाला जो स्थान है इसका प्रारंभिक स्थान, वो किस दिशा में है। तो ऊपर की तरफ है, ऊपर कौन सी दिशा है हमारी, उत्तर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। वो अपने प्रारंभिक स्थान से जो है वो इसकी दिशा होगी उत्तर दिशा। तो उत्तर इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। किस कूट भाषा में IMTITJU को TMIIUJT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TEMREMP को कैसे लिखा जाएगा। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए हमारे पास यहाँ पर है IMTITJU, इसको हम कोड जनरेट करते हैं तो ये आना चाहिए। देखिए तो इसमें हम बनाते हैं 3 पेयर्स, क्या बनाते हैं, 3 पेयर्स। इसको उल्टा करते हैं तो ये क्या आएगा, TMI, इसको उल्टा करते हैं तो ये आएगा UJT, और इसको I को बीच में ऐसा का ऐसा रखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ आता है TMIIUJT। ठीक है, तो ये जो टेक्निक इसने अपनाई है वही टेक्निक हमें इसके लिए अपनानी है। तो देखेंगे हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर TEMREMP, इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 के पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हमारे पास ये हो गया। इसको उल्टा करते हैं तो MET, R ऐसे का ऐसा बीच में। नेक्स्ट पेयर को उल्टा करते हैं तो PME, यानी अब ऑप्शन में ढूंढेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन बी के अंदर ये मिल जाएगी संख्या, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो ऑप्शन है हमारे पास नेपाल, दूसरा भूटान, भारत और चीन। इनमें से जो भिन्न देश है वो देश हमें बताना है। तो देखिए नेपाल, भूटान और भारत को एक दूसरे देश में आने या जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि चीन देश में जाने के लिए हमें वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए जो चीन देश है वो यहाँ पर इन सभी में से क्या होगा, भिन्न देश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार हमने 2019 के आर्मी जीडी के पेपर को पूरा सोल्व कर लिया है। इसमें जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट शामिल थे। इस पेपर को सोल्व करने के बाद में हमें आइडिया हो गया है कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है, ये सब हमने अंदाजा लगा लिया है। इसी नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी और अधिक हो सके, इसके लिए हमने आपके लिए एक बुक तैयार की है, आर्मी जीडी की बुक, भारतीय थल सेना। नवीनतम पैटर्न पर आधारित यह बुक आपको बहुत सहायता देगी आर्मी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए। इस बुक में 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाए गए हैं। लैंग्वेज इस बुक की बहुत ही आसान है, तो आप एक बार पढ़ते ही इस बुक में से आसानी से सभी टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। अच्छी बात इस बुक की ये भी है कि इसमें मेडिकल और फिजिकल संबंधी मार्गदर्शन दिया गया है कि आर्मी जीडी में कब और कैसे भर्ती हों, उसके मापन मापदंड क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक में हमने आपको दिए हैं कलर विजन चार्ट्स। इन कलर विजन चार्ट के माध्यम से आप अपने कलर ब्लाइंडनेस का पता लगा सकते हैं कि किसको कलर ब्लाइंडनेस है, किसको नहीं है। तो ये इस बुक का बहुत ही स्पेशल पार्ट होने वाला है। तो अब आपको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा अपने कलर विजन टेस्ट को करवाने के लिए।
इस बुक का जो पैटर्न है वो हमने इस तरह से बनाया है कि मात्र 21 दिनों में आपका सिलेबस कवर कर दिया जाएगा इस बुक के माध्यम से, और 21 दिनों में आप फौजी बन सकते हैं। अब इस बुक को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, ताकि हम हर उस जगह पे इस बुक को ऑफलाइन भी प्रोवाइड करवा सकें जहां से आप लोग हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। आपकी तैयारी और अधिक अच्छी हो सके इसलिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए टोटल सोल्ड पेपर्स, जिसपे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसी नए पैटर्न पर, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए तरुणा एप्लीकेशंस के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, जिससे हम और मेहनत से आपको पढ़ाते रहें। तो बने रहिए तरुणा एप्लीकेशंस के साथ। धन्यवाद।